इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य भाग 2। तो चलिए इसमें भाग 1 से जहां पर हम छोड़े थे वहां से ही पढ़ना चालू करते हैं बिना समय गवाए। तो वास्तव में देखा जाए तो इटली के सिवाय हमने ऊपर कहाँ कहाँ के बारे में नहीं पढ़ा। ऊपर अफ्रीका के बारे में पढ़े, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़े, उसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो इटली के सिवाय जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, उस समय उसको प्रांत के रूप में नहीं लिया जाता था। साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे। प्रांत में नहीं लिया जाता था, लेकिन फिर भी वो अलग अलग प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। और दूसरी शताब्दियों में जब रोम अपने चरम उत्कर्ष पर था, बहुत ज्यादा एकदम ताकतवर हो चुका था, तो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक, सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसे कोई सरकार नहीं हुआ करती थी। उस समय एक जैसा सरकार नहीं होता था। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ था, और जिनकी आबादी दूसरी शताब्दियों के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक फैली हुई थी। यहाँ बताया जा रहा है कि उस समय आबादी दूसरी शताब्दियों के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक आबादी थी, फिर भी शासन व्यवस्था चला लेते थे। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। साम्राज्य का जब शहरीकरण हुआ तो उसका उत्तर वहां पर मिल गया। चलिए इसके पहले नीचे चलूं, उसके पहले आपको निकटवर्ती पूर्वी एरिया के बारे में बता देता हूँ, इलाके के बारे में। तो रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्तीय पूर्व का मतलब था कि भूमध्य सागर के बिल्कुल पूरब का इलाका जो था, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब, इन सबको जीत लो। और ये जितने भी स्थानीय राज्य थे जो रोमन के आश्रित थे, रोमन के नीचे रहा करते थे, रोमन राजा के द्वारा चलते थे, रोम को भरोसा था कि यह शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थकों में करेगा, और बदले में रोम ने उनका अलग अस्तित्व स्वीकार कर लिया था। क्योंकि रोम वाले भी समझदार थे कि भैया इस तरह आएंगे तो इस तरह पलटवार करेंगे। यहाँ पर देख लो नीचे का एक दृश्य, नीचे के बारे में लिखा गया है कि नाइटमस के पास नाइटमस के बाद पांडु ग्राड फ्रांस, अपनी प्रथम सदी रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतुओं, जिसका इक्वेटस का निर्माण इन लोगों ने किया, यहाँ पर पानी पहुंचाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में। संपूर्ण साम्राज्य में देखा जाए तो दूर दूर तक अनेक नगर वहां पर स्थापित किए गए थे, जिनके मध्य में समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। यहाँ पर क्या है, दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जहां से पूरा जगहों पर साम्राज्य का नियंत्रण रखा जा सकता था। क्योंकि समस्त राज्य पर निगरानी करना है तो अलग अलग केंद्र तो बनाने पड़ेंगे। भूमध्य सागर के तटों पर स्थित वहां पर जितने भी स्थापित बड़े बड़े शहरी केंद्र जो थे, कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटीओक, इसमें सबसे बड़े थे, साम्राज्यिक प्रणाली के मूल्य आधार थे। ये सब साम्राज्यिक प्रणाली के अनुसार ये चलते थे, और इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार जो था प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाया था, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। और इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्यों में
सक्रिय सहायता देने लगे थे, वो देते थे, साथ में सहायता करते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच में देखा जाए तो सत्ता का आकस्मिक आंतरण, जो सत्ता था उसका आकस्मिक आंतरण जो था, वास्तव में देखा जाए तो रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू बन गया था, क्योंकि वो लोग सब अपना अपना सब चलाते थे, लेकिन साथ देते थे, क्योंकि अधीन रहकर काम होता था ना। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान हम बात करेंगे तो अधिकतर प्रशासनिक तथा सैनिक अफसर जितने भी हुआ करते थे, इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे, और इस प्रकार उनका एक नया सम्भ्रात वर्ग वहां पर बनकर सामने आया, जो कि सेनेट के सदस्य की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे साम्राज्य का समर्थन मिल चुका था। जैसे जैसे यह नया समूह उभर कर सामने आया, साम्राज्य गैलिनस 253 से लेकर 268 ईस्वी तक, तो गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया था कि भैया सैनिक दृष्टि से हटो, सेनेटरों से हटो, सेनेटरों को सैनिक कमान को हटाकर उनको एक नया सुदृढ़ बना दिया, उनको नया उद्देश्य उनको थोप दिया कि तुम यही करो। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तरह पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी। अगर आपको सेनेटरों में पहुंचना है तो आपको पहले सेना का सेवा देना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे रसिया का जो राष्ट्रपति है, तो रसिया का राष्ट्रपति पहले सेना में हुआ करते थे, और 10 साल वहां पर सेना में सहयोग देने के बाद ही उनको फिर राष्ट्र में ले लिया गया था, और आज वहां पर 20 साल से वह राष्ट्रपति के रूप में वहां पर मौजूद हैं। तो इसी तरह पहले सेना में उनको सेवा देना पड़ता था, उसके बाद उनका पहुंच से मतलब सरकार में कर दिया गया, और नहीं तो पाबंदी लगा दी गई थी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण जो था उनके हाथों में न जाने पाए। और जो सेना से जाता था वो राज्य को अच्छे से चलाता था, जैसा आज रसिया चलता है। संक्षेप में देखें तो पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दियों के दौरान तथा तीसरी शताब्दियों के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अत्यधिक लोग प्रांतों से लिए जाने लगे। समझो यहाँ पर ध्यान से। संक्षेप में देखा जाए तो पहली शताब्दी का जब शुरुआत हुआ, तो शुरुआत वाले वर्षों में, दूसरी शताब्दियों के दौरान तथा तीसरी शताब्दियों के प्रारंभिक वर्षों में सेना में चाहे प्रशासन में अत्यधिक लोग कहां से, प्रांतों से, गांव से लोगों को वहां पर उठाया जाने लगा। लेकिन इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी, जो पहले इटली तक ही सीमित था, लेकिन इन सबको नागरिकता अब मिल गया था। सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक, सेनेट पर देखा जाए तो कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल्य के लोगों का प्रभुत्व बना रहा था, लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेट बहुसंख्यक हो गए थे, क्योंकि जो प्रांतों से लिए गए थे उसमें सेनेट जो थे बहुत ज्यादा हो गए थे। और इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से इटली का पतन हो चुका था, इटली खत्म, और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिण हिस्सों, अफ्रीका और पूर्वी भागों में नए सम्भ्रात वर्गों का उदय हुआ था। साथ में चलने वाले नए साम्राज्य वहां पर पनपे थे। और रोम के संदर्भ में देखा जाए तो नगर एक ऐसा शाही केंद्र था, नगर जो था एक ऐसा शाही केंद्र था जिसके आगे दंडनायक मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, नगर परिषद सिटी काउंसिल वहां पर हुआ करते थे, और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था, उन लोगों का अलग राज्य क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आगे आने वाले ग्राम शामिल थे। और इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकतर क्षेत्र में जाओगे आप तो कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तरह कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर यहाँ पर देखा जाए तो शाही अनुकंपा मतलब नाराजगी
तो नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा जो था बढ़ाकर शहर का दर्जा कर दिया गया, शहर बना दिया गया, और जो शहर था उसको हटाकर गांव कर दिया गया। ऐसा हुआ हो सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधा प्राप्त होने की संभावना होती थी। अकाल पड़ता है तो गांव में खाने पीने की कमी हो जाती है, लेकिन शहर में नहीं होती है। जितना पैसा फेंकोगे उतना आपको सामान मिलेगा, खाओ मौज करो। यहाँ पर एक क्रियाकलाप है जो आप कर सकते हो। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में कौन 3 मुख्य खिलाड़ी थे, उसके बारे में प्रत्येक के बारे में 1-2 पंक्तियां यहाँ पर लिखना है। एक था साम्राज्य, सेनेट और सैनिक, तीनों के बारे में 1-1 पंक्तियां यहाँ पर आपको लाइन लिख देना है। रोमन साम्राज्य अपने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कैसे कर लेता था, इसके बारे में बताना है, और इसके लिए किसका सहयोग महत्वपूर्ण था, यह भी आपको यहाँ पर बताना है इस क्रियाकलाप में। और ये सारा सवाल जो है अभी तक बहुत आसान है। आप ऊपर से जब सुने होंगे ये तो मुंह जबानी आप बोल सकते हो कि 3 प्रमुख हुआ करते थे, साम्राज्य, सेनेटर्स और एक था सैनिक। आगे चलते हैं तो रोमन साम्राज्य अपने बड़े बड़े साम्राज्य के लिए क्या करते थे, अलग अलग शहरी केंद्र बनाते थे जिसका नाम ऊपर लिखा गया है, और इसके कारण ही वही लोग सहयोग देते थे जो वहां के प्रमुख हुआ करते थे, और वही प्रमुख लोग ही वहां पर उनकी मदद करते थे। तो अच्छा लगता था उन लोगों के भी कि चलो भैया हमारे देखने के लिए भी कोई है, हमारा देख रेख भी ठीक है, मदद कर देते हैं, पैसा भी ज्यादा खर्चा नहीं, राज का राज हो जाता है। यहाँ पर देखो डॉक्टर, तो डॉक्टर गैलेन के अनुसार देखा जाए तो रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ वर्ताव यहाँ पर देखिए कैसा है। कई प्रांतों में देखा जाए तो लगातार कई वर्षों से अकाल पड़ रहा था, तो अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया था कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही है। शहर में रहने वाले फसल कटाई के शीघ्र बाद, शहर में जितने भी लोग रहते थे, फसल कटाई के शीघ्र बाद तुरंत ही अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खदान अपना भंडार भर लेने का रिवाज उनके पास था कि भर लो, खत्म होगा तो देखा जाएगा, मरे साला सब, हम तो भरा पेट खाएंगे। सारा गेहूं, जौ, सेम तथा मसूर और दालों का काफी बड़ा हिस्सा जो था शहरियों द्वारा, जितने भी शहर वाले लोग थे तो उनके द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार के दालें किसानों के लिए बच गई थी। और सर्दियों के लिए देखा जाए तो जो कुछ भी बचा था उसे खा पीकर खत्म कर देने के पश्चात देहाती लोगों को वसंत ऋतु में व्यवस्था करना पड़ता था, अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। वसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर मतलब जिससे स्वास्थ्य आपका ठीक ना रहे वैसा भी खाद्य वहां पर खाना पड़ता था, उसी पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्होंने पेड़ों की टहनियां, छालें, जड़ें, झाड़ियां, अखाद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाते रहते थे, और फिर आगे चलकर फिर उनका खाना बच जाता था। सार्वजनिक तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो स्नान गृह जो है सार्वजनिक तौर के लिए बनाया गया था, जो रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता यहाँ पर थी कि जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहां के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वैसा स्नानगार वो नहीं चाहते थे। यहाँ पर जब पुरोहितों की बात हो रही है तो पुरोहित लोग खुद बोलते थे कि भैया पानी से नहाओगे तो शुद्ध हो जाओगे। तो जल एक पवित्र वस्तु थी उस समय, आज भी है, और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था कि भैया जल अपवित्र हो जाएगा। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए देखा जाए यहाँ पर तो एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहां कोई ना कोई मनोरंजन कार्य या प्रदर्शन अवश्य होता था। तो 365 दिन में से 176 दिन वहां पर मनोरंजन हुआ करते थे, जहां पर यह स्नानगार बनाए जाते थे। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हो रोमन छावनी
विंडोनिसा आधुनिक स्विट्जरलैंड में है ये, ठीक है। उनमें एक रंगशाला प्रथम साती ईस्वी, इसका प्रयोग सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजन हेतु किया जाता था, और यहाँ पर सेनाओं के आयोजन किए जाते थे उनके मनोरंजन के लिए। आगे हम पढ़ेंगे तीसरी शताब्दी का संकट। यहाँ पर यदि पहली और दूसरी शताब्दियां कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दियां आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई थी। नहीं समझे? फिर से समझो। यदि पहली और दूसरी शताब्दियां कुल मिलाकर शांत थी, शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक लेकर आई थी, तो जो तीसरी शताब्दी थी उसमें तनाव के पहले बड़े संकेत वहां पर आ गए थे। 230 ईस्वी के दशक में देखा जाए तो साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता हुआ पाया था। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया था। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे, ससानी वंश, और केवल 15 वर्ष के भीतर यह तेजी से फरात के दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं को देखा जाए तो 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेखों में ईरान के शासक शापूर प्रथम ने दावा किया है कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और 60,000 रोमन सैनिकों को उसने मारा था। और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी जो एंटीओक था, तो एंटीओक पर कब्जा भी कर लिया है। ये वहां पर लिखा है ईरान का राजा शापूर प्रथम ने कि हमने इतना चीज कब्जा कर लिया है। कई जर्मन मूल्य के जनजातियों, जितने भी जर्मन मूल्य के जनजाति थे, जनजातियों अथवा राज्य समुदायों, जिसमें से प्रमुख एलमाइंड फ्रेंक अथवा गोथ थे, उसमें गथे हुए थे सब, उन्होंने ईरान तथा राइन नदी और डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर अल्पस और दक्षिणी जर्मन, यहाँ पर काला सागर से लेकर अल्पस में देखा जाता, अल्पस और दक्षिणी जर्मनी तक फैला हुआ था। आक्रमण चारों तरफ से हो रहा था। रोमवासियों को डैन्यूब से, जितने भी रोमवासी थे वहां पे, तो रोमवासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो छोड़ दिए। जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे, फिर भी उन लोग पीछे हट गए, जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। वो लोग वहां से आ गए और जो वहां के स्थानीय लोग थे वो तो वहीं पर रहेंगे, लेकिन शासन व्यवस्था वाले पीछे हट गए। तो जितने भी विरोध करने वाले थे, विरोध लगातार युद्ध करते थे जो सम्राट थे, और उन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहते थे जो सम्राट था, क्योंकि रोम में अलग शासन था, लेकिन ये लोग हरा कर आए थे। तीसरी शताब्दी में देखा जाए, लेकिन फिर बाद में रोम को हटना पड़ा और दूसरा ईरानी वाला आकर यहाँ पर कब्जा किया। तीसरी शताब्दियों में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट, 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, सत्ता पर आए, गद्दी पर बैठे। और इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ता था, क्योंकि एक राजा लंबा समय तक रहेगा तभी वो शासन व्यवस्था करेगा, नहीं तो 4-3 घंटा के लिए आएगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, चूल्हे भर पानी में डूब मरेगा। अब आता है लिंग, साक्षरता और संस्कृति। लिंग, मर्द और पुरुष कितने थे, साक्षरता उनमें से कितने शिक्षित थे, और संस्कृति मतलब उस समय की संस्कृति क्या हुआ करती थी, उसके बारे में यहाँ पर अब बताया जाएगा। रोम समाज की अपेक्षाकृत देखा जाए तो आधुनिक विशेषताओं में से
एक विशेषता यह भी थी कि उन दिनों एकल परिवार को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र को देखा जाए, ऐसे आज हिंदुस्तान में भी चल रहा है, न्यूक्लियर फैमिली है कांग्रेस पार्टी। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे, जो उनके सचमुच के पुत्र थे अपने पिता के साथ नहीं रहते थे, और वयस्क भाई जो थे बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर देखा जाए तो दासों को परिवार में सम्मानित किया जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यह अवधारणा थी कि सामान्यतः गणतंत्र के पूर्ववर्ती काल मतलब प्रथम सदी ईसा पूर्व के दौरान तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकती थी। पत्नी अपने पति को एक फूटी कौड़ी भी संपत्ति भी नहीं दे सकती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपनी पूरी अधिकार बनाए रख सकती थी। जहां से उनका मायके है, उस पूरे संसार जितना रुपया था, उसका जितना संपत्ति था, उस पर अपना हक जता सकती है। महिला का जो दहेज है वैवाहिक अवधि के दौरान देखा जाए तो उसके पिता के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। और इस प्रकार देखा जाए तो रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व और संचालन का व्यापक कानूनी अधिकार उनको मिला हुआ था। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्ती माना जाता था। पति और पति पत्नी को एक नहीं माने जाते थे। आज तो हमार पत्नी हम तार पति, उसी में सब कोई खत्म हो जा रहा है। थोड़ी मोड़ी मजाक भी चलती है, मजाक कर लेना चाहिए। आप भी मजाक कर सकते हो, मैसेज कमेंट कर सकते हो, लेकिन वैसा मत कर देना जो सिर के ऊपर जाने लगे, समझे। और पत्नी को पूर्ण वैदिक स्वतंत्रता प्राप्त थी कि तुम जो करना चाहते हो जो कर सकते हो। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था तलाक देना, और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफी था। केवल सूचना दे दो कि विवाह को भंग करना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं, हो गया तलाक। दूसरी ओर देखा जाए तो पुरुष 28 से 29, 30 से 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी जो थी 16 से 18 और 22 से 23 साल की आयु में की जाती थी। इसलिए देखा जाए तो पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था, बहुत ज्यादा 10-15 साल आयु का अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा, कि असमानता इसके अनुसार बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा अंतर भैया कौन करता है आज के समय में। विवाह आमतौर पर जो भी होता था परिवार द्वारा नियोजित होते थे, परिवार ही करवाते थे, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टिन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बताया था कि हम उत्तरी अफ्रीका में हम रहते थे, हमारा जीवन ही उधर का ही है, उन्होंने लिखा कि उनकी माता की अनेक पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। उनके बहुत सारे पिता थे, जो उनकी माता जो थी बहुत सारे पुरुषों से शादी की हुई थी अलग अलग समय पर, लेकिन वो सब माता को पीटते थे। और जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए, वहां की अधिकतर पत्नियां जो थी इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचे दिखाती रहती थी, क्योंकि उधर के मर्द लोग हमेशा औरतों को पीटते रहते थे। और ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे मर्द लोग को जूता से मारना चाहिए, लतिया कर मारना चाहिए, घसीट कर मारना चाहिए, झोंटा लसार कर मारना चाहिए, जैसे हमारे बिहार के औरतें कर देती हैं।
बिहार के औरतों, यूपी बिहार के औरतों को ज्यादा दिमाग पर चढ़ाओगे, चाहे तुम उनके दिमाग पर चढ़ गए तो तुमको इतना कूटेगी कि तुमको कोई बचा नहीं सकता है। अंततः यहाँ पर देखा जाए तो पिताओं का, जितने भी पिता थे, तो पिताओं का अपने बच्चे पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था कि जो भी बेटा बेटी होगा वो पिता का ही होगा। कभी कभी तो दिल दहलाने वाले सीमा तक, यहाँ पर कभी कभी दिल दहला देने वाले सीमा तक, उदाहरणतः देखा जाए तो अवंचित बच्चों के मामले में देखा जाए तो उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था पिता को। या हम जिंदा रखे चाहे मार दे, इसमें किसका बाप का जाता है। ऐसी जानकारी जो मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे कि जाओ जाकर मर जाओ, और मर जाएगा तो वहां से शायद उठा कर लाएंगे चाहे छोड़ देंगे वहीं पर। ये मैंने बताया कि नहीं बताया। यहाँ पर सेंट ऑगस्टिन, ये 354 से 430, 396 से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। वहां पर उन लोगों ने इस हिप्पो नामक नगर को बसाया था। चर्चा यहाँ पर की जाती है कि तो चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उत्तम स्थान था कि बिशप लोग, जितने भी बिशप लोग थे, ईसाई समुदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और अक्सर वे बहुत शक्तिशाली भी होते थे। आप भी शक्तिशाली हो सकते हो, शक्ति प्रदर्शन करो। पढ़ने और लिखने का दैनिक प्रयोग प्रायः छोटे मोटे संदर्भों में होना चाहिए और ऐसा ही होता था उस जमाने में भी। साक्षरता की बात अब यहाँ पर कर दें हम, तो साक्षरता की स्थिति क्या थी। यह निश्चित है कि काम चलाऊ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफी अलग अलग थी। केवल काम चलाऊ साक्षरता बस। उदाहरणतः यहाँ पर देखा जाए तो पोम्पेई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से, जब 79 ईस्वी में जब ज्वालामुखी फटा तो उसके बाद फटने से दफन हो गया। कौन सा? पेम्पेई नगर पूरा तहस नहस हो गया, जल का खत्म हो गया। और इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहां काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी और पोम्पेई की मुख्य गलियों की दीवारें जो हैं, दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखन ग्राफिट पाए जाते हैं। वहां पर कुछ ना कुछ लिखे गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि भैया वहां पर भी एक गांव बसा करता था, शहर बसा करता था। और इनमें से एक सार्वजनिक मजाकिया विज्ञापन जो है पोम्पेई की दीवार पर लगा हुआ है। कहा जाता है कि दीवार तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतने उबाऊ लिखावट का बोझ डालते हुए भी तुम बराबर वहीं पर खड़ी हो, भरभरा कर गिरी नहीं। इसीलिए उस दीवार का धन्यवाद वहां पर किया जाता है। आप भी दीवार का धन्यवाद कर सकते हैं, करना चाहो तो। इसके विपरीत यहाँ पर देखा जाए तो मिस्र में आज भी सैकड़ों पैपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज जो है आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज जो थे अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति फलना व्यक्ति क अथवा ख पढ़ा या लिखा होगा, फलना व्यक्ति फलना पढ़ा या लिखा होगा, नहीं तो नहीं लिखा होगा। किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में ही अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, नहीं तो हर किसी के पास साक्षरता दर नहीं थी, मतलब शिक्षा उनको नहीं मिल पाया था। जैसे कि हम जानते हैं सैनिकों, फौजी अफसरों और संप्रदाय प्रबंधकों में मिले हुए थे और इन्हीं लोगों को ज्यादा शिक्षा दिया जाता था। आगे की बात कर लिया जाए तो रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देता है। जैसा कि देखा जाए यहाँ पर धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की
भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियां, यहाँ पर तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठन के रूप, जनजातीय और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप भी वहाँ पर मिली है, पाई गई है। क्योंकि ये सबूत के रूप में वहाँ पर दिखाया गया है। अनेकों प्रकार के शैली हो गए, भोजन हो गए, सामाजिक संगठन, बोलचाल की भाषा, भरपूर का जो वहाँ पर विविधता है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप भी सामने आए हैं हमारे। अरामाइक निकटवर्तीय पूर्व, अरामाई के जो निकटवर्तीय इलाका जो है, कम से कम फरात के पश्चिम में, उसका प्रमुख भाषा जो है समूह था, भाषा समूह था। भाषा के अनुसार ही वो समूह चलता था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में पयूनिक तथा ब्रेबर, उसको इंग्लिश में ब्रेबर बोलते हैं, तो बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिमी में कैलिटिक भाषा बोली जाती थी। वहां पर कैलिटिक भाषा को बोलते थे, परंतु इसमें बहुत सी भाषाएं संस्कृतियां पूर्ण थी, संस्कृति से वो लगा हुआ था। मुख्यतः यहाँ पर देखा जाए तो वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं हो गया, तब तक वह मौखिक रूप में ही चलता रहा। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आर्मेनियाई भाषा का लिखना भी, ये देखो तस्वीर आप देख लो यहाँ पे, ये जो ऊपर का तस्वीर आप देख रहे हो, ये एडसा में पच्चीकारी दूसरी सती है, दूसरी सती में इसको बनाया गया है, चित्रकारी किया गया है। जो सीरिया के कई अभिलेखों से पता चलता है कि यहाँ जो लोग दिखाई दिए गए हैं, चाहे यहाँ पर दिखाया गया है उनको, वे राजा अबगर की पत्नी तथा परिवार के सदस्य थे। ये सब राजा अबगर की पत्नी और उनके परिवार के सदस्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। और उसके नीचे जो ये रंगीन चित्र दिखाया गया है, ये है पेम्पेई, एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष है। जो यहाँ पर मदिरा बेचने वाला व्यापारी का यह भोजन कक्ष है, जहाँ पर बैठ कर भोजन करता था। कमरे के दीवार पर मिथक पशु बनाए गए हैं, यहाँ पर पशु भी बनाए गए हैं और राजा रानी का फोटो भी बनाया गया है, अनेकों प्रकार के चित्र भी बनाए गए हैं। डिजाइन तो शानदार होगा उस समय, आज पता नहीं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आर्मेनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद 5वीं सदी में शुरू हुआ था, आज से 1500 वर्ष पहले। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो 3री शताब्दियों के मध्य तक बाइबल का कैप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कई स्थानों पर देखा जाए तो लातीनी भाषा के प्रसार ने, लातीनी भाषा के फैलाव ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया, जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार हो चुका था। ऐसा विशेष रूप से देखा जाता है कि कैल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका यहाँ पर साफ लिखा है कि ऐसा विशेष रूप से कैल्टिक भाषा के साथ हुआ जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद ही हो गया था, क्योंकि प्रथम शताब्दी के बाद इसका लिखना बंद हो गया था। कौन सा भाषा लिखना बंद हो गया? कैल्टिक भाषा लिखना बंद हो चुका था, क्योंकि उसके बाद नया भाषा आ गया था, लोग उसको निभाने लगे, उसको पूरा करने लगे। अगले भाग में हम पढ़ेंगे आर्थिक विस्तार, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको कुछ भी डाउट हो, संदेह हो, आपको कुछ भी सलाह देना है, चाहे आपको कुछ नया चाहिए, तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।